तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के ऊपर है। और यार आपको तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो यार इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो देखो, वैसे तो सीबीएसई वालों ने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कचरा बना के रखा हुआ है, टॉपिक्स को कहीं का कहीं डाला हुआ है, बट चिंता की कोई बात नहीं है, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हमें समझना है डेवलपमेंट क्या है एग्जैक्टली, कौन सा चिड़िया का नाम है डेवलपमेंट। साथ ही साथ एक दूसरे का डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि इनकम एंड अदर गोल्स, वो क्या होता है उसे समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या चीज है और कैसे हम कंट्रीज को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं या फिर स्टेट्स को भी। और देखेंगे हम कि पब्लिक फैसिलिटी एग्जैक्टली क्या चीज है और कैसे गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है पब्लिक फैसिलिटीज को हम तक पहुंचाने में। और आखिर में हम कैसे डेवलपमेंट के अंदर में सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब इस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे जहां फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट के मतलब के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बताओ कि आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। वैसे मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ ऐसा है। कब तक हम ये 2 कौड़ी की नौकरी करते रहेंगे? भाई मैं तो नू चाहूँ एक दिन मेरा ऐसा दिन आवे कि डोनाल्ड ट्रम्प मुझे फोन करे और मैं वासु कह दूं मैं तो ना रहा, आज मेरे भाई का छोचा आ रहा, वो मुझे दोबारा फोन करे, मैं वासु फिर कह दूं मैं ना आ रहा, मैं तो सो रहा हूँ। भाई ऐसा दिन तो कोई लड़की ला सकती हो जो बहुत अमीर हो और हम दोनों को माला माल कर दे। अब ये तो था जोक सपाट, इसे सीरियसली लेकर मुझे जज करना मत शुरू कर देना कमेंट्स में। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अच्छा चलो, मानता हूँ कि मैं नहीं हूँ श्रवण कुमार, लड़का हो यार, आदत से मजबूर, बट अब यार पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत हो गया जोक सपाट। अब देखो, डेवलपमेंट को हम बांटते हैं 2 कैटेगरीज में। पहला है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो कि मेरे और आपके बीच का जो डेवलपमेंट है उसे बताता है। फिर आता है नेशनल डेवलपमेंट, यहाँ जो हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसे दिखाया जाता है। तो पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल डेवलपमेंट, फिर आगे देखेंगे हम क्या है नेशनल डेवलपमेंट। समझ रहे आप? अब देखो, अगर सीबीएसई वालों ने आपसे पूछ लिया कि बताओ डेवलपमेंट क्या है, तो यार ये 3 पॉइंट्स आप उनके मुंह पे फेंक के मारना। पहला कि डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है और जरूरी नहीं कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए भी डेवलपमेंट हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो डैम है उसके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि उससे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बट वहीं पे जो डैम बन रहा है जहाँ लोग रहते हैं उन्हें तो हट के चला जाना पड़ेगा वहां से, तो उनके लिए कहाँ ये डेवलपमेंट हुआ, उन्हें तो लॉस ही हुआ उल्टा। कुल मिला के बात यह है कि डेवलपमेंट का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, हम सबके लिए डेवलपमेंट का अपना अपना मतलब होता है। जैसे मैंने बताया भी आपको आगे कि मेरे लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, उसी तरीके से आपके लिए भी कुछ और हो सकता है डेवलपमेंट का मतलब। चलो मैंने मान लिया कि डेवलपमेंट मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग है, बट कोई तो कॉमन चीज होगा हमें जिससे कि हम डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जी हाँ है। देखिए, इन जनरल हम लोगों का जो डेवलपमेंटल गोल है वो काफी मिक्स सा है। मतलब हमें देखिए, मटेरियलिस्टिक गोल होता है कुछ और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होता है कुछ, वो दोनों ही हमारे लाइफ में जरूरी होता है। अब ये मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या है, बेसिकली ये इनकम है, कार, हाउस, ठीक है, और जो लग्जरियस चीज़ है आपके, वो सब आ जाते हैं मटेरियलिस्टिक गोल के अंदर। और जो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल है, जैसे कि आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अगर आप लड़की है तो आपको लड़का जैसा बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद आपको फ्रीडम भी होना चाहिए सोसाइटी के बीच, ऐसा नहीं है कि आप सबसे दब के रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डेवलपमेंटल गोल है जो कि हम सबको जरूरी होता है। समझ रहे आप? तो बहुत हो गया इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बात, अब बढ़ते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट की ओर। तो देखो भाइयों, नेशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में काफ़ी सारे टॉपिक्स आता है, जैसे कि एक कंट्री के लोगों का इनकम कैसे इंक्रीज हो, वो एक नेशनल डेवलपमेंट वाला बात है। फिर कंट्री के लोगों का जो रहने का तरीका है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कैसे इम्प्रूव हो, और जो गरीबी है कंट्री में वो कैसे ख़त्म हो, और जो इलिटरेसी है उसे कैसे हम ख़त्म करें, और कई सारे ऐसे ही पॉइंट्स को हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट के अंदर में। और अगर किसी भी गवर्नमेंट को नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देना है तो उन्हें इन 4 कैटेगरीज के ऊपर स्पेशली फोकस देना पड़ेगा। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्रीज। आज देखिए इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री उतना कैपेबल नहीं है
चाइना के कंपैरिजन में। उसके बाद जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए। ये जो पेंडेमिक के वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाला दो सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर। तो यही था यार 2-3 पॉइंट नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि आपको एग्जाम में अगर आ जाता है आप लिख देना, बहुत है वो, ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर कि कैसे हम कंट्रीज़ का डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। जैसे थोड़ा पहले हमने इंडिविजुअल्स का किया कंपैरिजन, तो देखो यार कंट्रीज़ का डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए माना जाता है कि इनकम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कंट्री का जितना ज़्यादा इनकम होगा ऑब्वियस सा बात है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए यूएसए जैसा कंट्री का इनकम काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से, तो ऑब्वियस सा बात है उनका डेवलपमेंटल लेवल भी हमसे ज़्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करें कि एक कंट्री का कितना इनकम है। तो एक सिंपल सा फंडा है इसका। देखो इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका जो टोटल इनकम है वही हमारा नेशनल इनकम है, मतलब कंट्री का इनकम है, ओके। बट जब हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं ना तब हम नेशनल इनकम को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो डिफरेंट कंट्रीज़ का पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसके वजह से ये काफ़ी अनफेयर होगा अगर हम टोटल इनकम को ले या फिर नेशनल इनकम को ले। अब देखो इंडिया और भूटान 2 कंट्रीज़ है, बट इंडिया का पॉपुलेशन देखो कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है हमारा इनकम जो है वो भूटान से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम ऐसे ही डेवलपमेंट का अगर कंपेयर करें नेशनल इनकम के बेसिस पे तो ऑब्वियस सा बात है ये काफ़ी अनफेयर होगा भूटान के साथ। तो इसीलिए हमने एवरेज इनकम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए। और यार ये जो एवरेज इनकम है इसे हम कभी कभी पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, तो इससे आप कभी कंफ्यूजन मत होना। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम दोनों एक ही चीज़ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या है ये एवरेज इनकम। तो देखो सिंपल सा फंडा है, एवरेज इनकम जो है वो टोटल इनकम जो है कंट्री का, उसे हम जब डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ तब हमारा निकल जाता है एवरेज इनकम, या आप कह लीजिए पर कैपिटा इनकम। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस कंट्री का एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेवलप होगा एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम कम हो, ठीक है। अब देखो कुछ देर पहले हमने देखा ये कि कंट्रीज़ का डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए इनकम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? तो देखो ये आइडिया दिया हमें वर्ल्ड बैंक ने। उनका जो वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट है जो कि हर साल वो पब्लिश करते हैं, उसके अंदर में ये आइडिया दिया गया कि जो बेस्ट वे है कंट्रीज़ का डेवलपमेंट को कंपेयर करने का वो इनकम रहेगा। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज़ को हाई एंड लोअर इनकम के कैटेगरीज में बांट दिया। और यहीं पे इंडिया का भी एक कैटेगरी आता है कि इंडिया लोअर मिडिल इनकम का कैटेगरी है, जो कि एकदम बीच में है, ना ही हाई इनकम है ना ही लो इनकम है इंडिया का, ठीक है। तो मैं इस रिपोर्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाइयों अब आप मुझे बताओ, क्या हमें इनकम को ही सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर मान के चलना चाहिए डेवलपमेंट का, या फिर हमें कुछ और भी देखना चाहिए? तो यार यही सवाल का जवाब यूनाइटेड नेशन ने हमें दिया। यूनाइटेड नेशन ने अपना एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम लेके आया, जिसके अंदर में उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स प्रिपेयर करके दिया, जिसके अंदर में कई सारे फैक्टर्स है जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। इन सारे क्राइटेरिया से ही हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के अलावा भी कई सारे और इंडिकेटर्स भी है, जैसे कि किसी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, फिर वहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, और फिर वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है। अब ये क्या चीज़ है उसे मैं बताऊंगा, बट आप समझ लीजिए ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो कि इनकम के अलावा भी काउंट किया जाता है जब हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है। देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का सिंपल सा मतलब है कि एक साल के अंदर में 1000 बच्चों में से कितना बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, उस चीज को कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। फिर आता है लिटरेसी रेट। अब देखो लिटरेसी रेट के अंदर में हम क्या देखते हैं कि एक कंट्री के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिनका उम्र 15 या 15 साल से ज्यादा है, ठीक है। और फिर जो आखिरी है नेट अटेंडेंस रेशियो, इसके अंदर में देखते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो है वो स्कूल पे अटेंडेंस ले रहे हैं, ठीक है, जिनका उम्र मोस्टली 14 से 15 ईयर्स के बीच में है, ठीक है। समझ रहे आप?
अब देखो हमने समझ लिया कि इनकम के अलावा भी कई और सारे क्राइटेरियाज होता है डेवलपमेंट को नापने के लिए, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। देखिए अब हम यहाँ में 3 स्टेट्स को लेंगे इंडिया का। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है केरला और चौथा है बिहार। तो अगर आप इनकम के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र का इनकम सबसे ज़्यादा है और वहीं पे सबसे कम है बिहार का। बट अगर आप इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखें तो वहाँ में केरला ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। केरला में 1000 में से सिर्फ 12 बच्चा ही ऐसा है जो 1 साल से पहले ही मर जाता है, ठीक है। बट वहाँ पे आप बिहार और महाराष्ट्र का देख लीजिए जो कि काफ़ी हाई है। फिर जो लिटरेसी रेट है वो भी देखो केरला का 94% है, वहीं पे महाराष्ट्र का कहा 82% है, ठीक है। लगभग 12% का गैप है। फिर जो है नेट अटेंडेंस रेशियो जो है उसे भी अगर हम देखें तो केरला का 78% है और महाराष्ट्र का 64% है और वहीं पे बिहार का 35% है जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो इससे क्लियरली दिखाया जा रहा है कि डेवलपमेंट को अगर हम इनकम के बेसिस पे नापते हैं तो ये बहुत ही एक बुरा एग्जाम्पल है, ठीक है। हमें हर चीज़ को ब्रॉडर सेंस से देखना चाहिए और उसी तरीके से डेवलपमेंट को भी जब हम ब्रॉडर सेंस से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इनकम के अलावा भी जो कुछ क्राइटेरियाज है जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, फिर वो जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ को जो प्रोवाइड करने का जिम्मेवारी है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर आता है। गवर्नमेंट्स को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि कैसे अपने सिटीजन्स को वो बेटर से बेटर पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाए, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पब्लिक बसेस, टॉयलेट्स और भी कई सारी चीजें, ठीक है, जिससे कि वो जो कलेक्टिव नीड्स है लोगों का उसे पूरा कर पाए। क्योंकि देखिए जो पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी चीजें है जिसे आप पैसे से नहीं ले सकते, ठीक है। क्या आप अपने पैसे से हॉस्पिटल, स्कूल बना पाएंगे? क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हर कोई अगर आज हॉस्पिटल और कॉलेजेस बनाने लगे, समझिए आप क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का। अब हम आ चुके हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, जहां में जो ये मॉडर्न एरा है यहाँ में हमारे साइंटिस्टों ने हमें लगातार ये वार्निंग देते आ रहे हैं जिस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ में हम सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन को फोकस देके चल रहे हैं, बट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए जहां हम अपने बारे में भी सोचे और अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचे, ठीक है। और इस चीज के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी लिया गया जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। जैसे कि हमें कोई भी चीजों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, मतलब आपको जितना जरूरी है आप उतना इस्तेमाल कर लो, ओवर यूज मत करो कोई चीज को, ठीक है। फिर हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है उसके बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना चाहिए जिससे कि वो भी इंस्पायर हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और फिर हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज है उसे बढ़ा देना चाहिए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसे हम हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर से प्रोटेक्ट कर पाए। फिर हमें स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर पाए, क्योंकि आज के समय में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें तो इन सबसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफी हद तक प्रमोट कर सकते हैं। हमने कर लिया है वीडियो खत्म। अब अपने अपने बोरिया बिस्तर बांधो और रिवीजन की ओर बढ़ चलो, ठीक है। और हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट सेक्शन तो है ही आपके लिए, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। तो मुझे आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मैं इंस्पायर रहूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो रेगुलरली लाता रहूँ, ठीक।